नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव एक लंबे अंतराल के बाद आप सब लोगों के साथ हैं। आज का जो हमारी कार्यशाला रहेगी वो राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। और राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं तो हमारे दृष्टि पटल पे राजस्थान का समस्त भूभौतिक प्रदेश छा जाता है। और उसी भूभौतिक प्रदेश के दृष्टिकोण को केंद्र बिंदु में रख के आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जब हम भारत की या हम कहें कि विश्व की जलवायु पढ़ते हैं तो उनमें अनेक विविधताएं दिखाई देती हैं कि विश्व की जलवायु में सामान्य सी बात है कि अनेक विविधताएं दिखाई देंगी। लेकिन विश्व की तुलना में हम देखें कि भारत का जो भूभौतिक प्रदेश है वो अनेक विविधताओं को समेटे हुए है। भारत में एक तरफ थार का मरुस्थल है, एक तरफ उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला है, एक तरफ दक्षिण में ऊंचाई की अधिक या कि जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और राजस्थान शुष्कता को दर्शाता है। जहाँ गुजरात में कहीं हमें कच्छ का रण दिखाई देता है व जम्मू कश्मीर में हमें एक अलग ही जलवायु को देखने को मिलती है। ऐसे हर एक राज्य में, जैसे पश्चिमी बंगाल के अलग है, लेकिन सभी राज्यों को तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने के बाद या सभी राज्यों की जो जलवायु की विविधता या ऊंचाइयों को देखते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान की जो ऊंचाइयों की विविधता है उसमें अधिक गतिरोध है, उसमें अधिक विभिन्नता है। और इन्हीं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में विविधताएं हैं ही, इसके साथ साथ राजस्थान की जलवायु में भी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। तो जलवायु और भौतिक प्रदेश, इन दोनों विविधताओं को ये सभी दोनों डिसाइड करते हैं राजस्थान से संबंधित वनस्पति को, राजस्थान से संबंधित मिट्टियों को, राजस्थान से संबंधित अनेक ऊंचाइयों को, राजस्थान से संबंधित मैं कहूं कि जीडीपी को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। और इसी भूगर्भिक संरचना का गतिरोध का मेन जो कारण है वो है कि राजस्थान के जो उत्तर पूर्व में इसी है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, जो कि विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं या पर्वत श्रेणियों में से एक है। और दूसरी हम देखते हैं कि जो नवीन कांप की हमें जो मिट्टी दिखाई देती है, उसका जलोढ़ का मैदान दिखाई देता है, वो लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है। और जो एक अलग ही हमें जो दृष्टिकोण दिखाई देता है या अलग ही विविधताएं दिखाई देती है वो राजस्थान में थार का मरुस्थल है। वो थार के मरुस्थल से जो चलने वाली हवाएं हैं, उन हवाओं के माध्यम से दृष्टि पटल पे एक थार का मरुस्थल का निर्माण होता है। एक अलग ही मैं कहूँ कि भूभौतिक प्रदेश का निर्माण होता है जो विविधता दर्शाने के लिए पर्याप्त है। और इन्हीं विविधताओं का हम स्टेप बाय स्टेप या क्रम वाइज जो अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न तथ्य आते हैं। और इन्हीं सभी तथ्यों को इकट्ठा करते हुए हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये सब विविधताएं हैं, एक तरफ थार का मरुस्थल है, एक तरफ दक्षिण का पठार है, एक तरफ उत्तर पूर्व का समशीतोष्ण मैदान है, एक तरफ ये हम देखते हैं हाड़ौती का पठार है। इन सभी विविधताओं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इन सब की शुरुआत होती है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सभी महाकल्पों के माध्यम से हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी का भूभौतिक प्रदेश आगे बढ़ता है महाकल्पों के अनुसार, वो है इसको जो भूगर्भिक संरचना का जो ढांचा बना हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। सबसे पहले क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन, फिर आएगा पैलोजोइक, पैलोजोइक महाकल्प। उसके बाद आएगा मीसोजोइक, मीसोजोइक महाकल्प। और फिर आएगा सिनेजोइक, या हम कहें इसको नव महाकल्प भी कह सकते हैं। इन महाकल्पों के माध्यम से जो भूभौतिक प्रदेश उसका डिवाइडेशन हुआ है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में राजस्थान के जो है उसका निर्माण हुआ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अरावली पर्वत माला।
अरावली श्रेणी। हम मानते हैं जो अरावली श्रेणी है इसका उद्भव हुआ है, इसकी शुरुआत ही तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। तो तभी मैं बोल रहा था कि एक तरफ क्या है, हमारे प्राचीन सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये, और दूसरी तरफ जो मरुस्थल का निर्माण है, इसके बारे में एक आगे फैक्ट लेंगे। इसमें हम क्या मान लेंगे, जो वायु है उसके द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है, उससे नवीन मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब अन्य चीजों को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प और पैलोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और सेनोजोइक महाकल्प, इन सब महाकल्पों में और उसके कल्पों के द्वारा राजस्थान की ज्योग्राफी किस तरह से भूभौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है, इसका विवरण देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, इसको बांटा गया है दो कल्पों में, एक अरावली पूर्व और एक कैम्ब्रियन पूर्व। एक है कैम्ब्रियन पूर्व। इसका मतलब है कि जो भूभौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो कुछ भूभौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ अरावली से पूर्व, अरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण से पूर्व। और इसमें जो अरावली पूर्व से आएंगे उसमें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान मेनली क्या आएगा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, और जो खंबात की खाड़ी से लगता हुआ प्रदेश है वो अरावली, जो पूर्व का भूभौतिक प्रदेश उसके निर्माण में आएगी। और कैम्ब्रियन पूर्व, इसको फिर दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइडेशन पुनः दो भागों में होगा, और इसमें आएंगे अरावली समूह और दहली समूह। और क्या, दहली समूह। जो अरावली समूह में तो जैसे मैंने बता दिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आएगा, और उसके बाद जो दिल्ली समूह है, दिल्ली समूह में अधिकांश राजस्थान का भाग आता है। दिल्ली समूह में क्या आएगा, अधिकांश राजस्थान का भाग दिखाई देता है। अधिकांश प्रदेश, ये अधिकांश प्रदेश इसलिए इंगित किया गया है कि अधिकांश प्रदेश में हम लेंगे कि जो फैला हुआ है वो है दक्षिणी राजस्थान से लेकर के गुजरात तक, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद जो आता है वो पुराजावी महाकल्प आएगा, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक महाकल्प में भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, उसका विवरण देखेंगे। तो उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम लेंगे, क्या आएगा, सॉरी, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महाकल्प, इसका डिवाइडेशन करेंगे। इसमें क्या आएंगे, विंध्यन समूह की चट्टानें क्या आएंगे, या हम इसको लिख सकते हैं विंध्यन महासमूह की। और सेकंड में परमियन कल्प क्या आएंगे, और परमियन कल्प को फिर डिवाइडेशन करेंगे राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश के अनुसार।
बाप गोल्डन, बाप बोल्ड, जो मेनली किस क्षेत्र में आता है? जोधपुर, राजस्थान के जो जोधपुर जिला है उसको इंगित करता है। उसमें जो बाप बोल्ड की किस्म की जो भूआकृतियां हैं वो दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है भादुरा, बालू कास्म। जैसा इसके नाम से इंगित हो रहा है कि बालू या बालू के मध्यम रेतीले जो कणों से निर्मित क्षेत्र है वो है भादुरा बालकुसम, जो क्या है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देता है। अब हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे विंध्यन महासमूह कि विंध्यन महासमूह क्या है। विंध्यन महासमूह को समझेंगे तो हमारे सामने जो आता है वो है विंध्यन महासमूह में विंध्यन श्रेणी की चट्टानों का या विंध्यन श्रेणी की जो पर्वत श्रेणी है उसके अवशेष इसमें ज्यादा पाए गए, इसके कारण इसको विंध्यन महासमूह का नाम दिया गया। और उसके बाद आता है नवजीव कल्प। नवजीव कल्प उसके बाद क्या आता है? नवजीव कल्प। नवजीव कल्प को दो भागों में बांटा गया, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। क्या आएगा? चतुर्थ कल्प। इसमें क्या लिया गया? तृतीय कल्प में कैम्ब्रियन पूर्व से लेकर के चट्टाने या कैम्ब्रियन पूर्व से लेकर के जो राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश है उसको दिखाया गया। और कैम्ब्रियन पूर्व से क्या मान लेंगे हम? मेनली हाड़ौती पठार क्षेत्र और इसको मानेंगे। और चतुर्थ कल्प में जो नवनिर्मित है, जो क्या है? नवनिर्मित स्थलाकृतियां, जिसका निर्माण किससे हुआ है? अवसाद से, अवसादीकरण से, अवसादों से, वायु अपर्दन से, कुछ एक हम कहें हिमोड से। वैसे बहुतायत मात्रा में हिमोड हिमानी हमारे राजस्थान में नहीं देखी जाती हैं। अब इन सब चीजों का विस्तृत अध्ययन हम अलग करेंगे, लेकिन इन सब बातों से ये एक जो चीज हमारे एक जो फैक्ट निकल के आ रहा है, एक आउटपुट हमारे सामने आ रहा है कि राजस्थान का जो भूभौतिक प्रदेश है उसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। और इन सब चीजों का जिसने मैं कहूं कि राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश का जिस भूगोलवेत्ता ने, इसमें अनेक भूगोलवेत्ताओं का योगदान था, लेकिन मेनली जो माना जाता है वो थे AM हैरान साहब। इन्होंने राजस्थान की जो शुष्कता है, इसकी विविधता है और इसके जो उच्चावच है, उन सब चीजों का एक गहन अध्ययन किया और उसके गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वो कौन थे? AM हैरान साहब। और इन्होंने ही बताया कि जो राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश है ये इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। और इसके कहने के पीछे उनका एक तर्क था कि राजस्थान का जो भूभौतिक प्रदेश है ये एक इतिहास में सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे का जो दृष्टिकोण था, उसने कहा कि राजस्थान में एक और, मैंने पहले भी कहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, दूसरी ओर वायु द्वारा, हिम नदियों द्वारा, या कहूं कि बालू को टीले दिखाई देते हैं जो एक नवीन उच्चावचों को दशा के अंदर बढ़ते हुए कदम है। और उन्होंने कहा कि जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये जुरासिक काल से पहले, उन्होंने क्या कहा कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये जुरासिक जुरासिक कल्प से पहले यहां क्या था? अरावली की जगह
समुद्र कहा उन्होंने। अरावली की जगह क्या था कि समुद्र था। लेकिन इस समुद्र का दक्षिणी पश्चिमी भाव में विस्थापन हो रहा, समुद्र मूवमेंट करता गया जुरासिक काल से बाद में कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। और जब समुद्र दक्षिण पश्चिमी दिशा, तो धीरे धीरे अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण, और ये जो चला जुरासिक काल से चला और ये जाकर के समाप्त होता है जुरासिक के बाद क्रेटेशियस और इयोसीन काल में यहाँ समुद्र रहा होगा। और उसने कहा कि जो समाप्त होता है वो हो रहा है प्लीस्टोसीन में। कहाँ हो रहा है? प्लीस्टोसीन कल्प में। इस तरह राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और जो एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं कि जो भूभौतिक प्रदेश है, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि राजस्थान में प्राचीन काल में घग्गर नदी प्रवाहित होती थी। और इसके एग्जाम्पल आज भी मिले हैं। इसके नीचे मिले हुए अवशेषों के माध्यम से पता चलता है कि जो घग्गर नदी है उसकी गंगानगर हनुमानगढ़ से होती हुई जो निकलती राजस्थान का वो पार्ट है, उत्तरवाड़ा उसकी तरफ से, जो नॉर्थ की तरफ से निकलती है। और घग्गर नदी में जो पानी की बहुतायत थी, जैसे समुद्र है राजस्थान में, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके निर्माण से पूर्व समुद्र था। इसके बारे में एक तथ्य ये और सामने आता है कि जो घग्गर नदी थी उसके अवशेष मिले हैं कि जब घग्गर नदी अपनी उफान पे होती तो इसका जो पानी अपने पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता था। और घग्गर नदी के जो अब अवशेष बचे हैं उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। और जो घग्गर का तल है उसमें अब भी नमी पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से ये बताया गया है कि अब जो मृत नदी है घग्गर, ये इस चीज को दर्शाती है कि राजस्थान की जो संरचना है, जिसका दृष्टिकोण है वो बहुत ही जटिल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के भूभौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत वर्णन लेंगे। थैंक्स।